Assalamualaikum students, this is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of physics, grade pre-9, unit number 3, dynamics, and this is the third lecture of this unit. First of all students, open your books and open your physics books and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now students, open page number 61. On page number 61 you have some examples. Newton's second law. जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो आपको उसमें फॉर्मूला याद था. उसमें फॉर्मूला क्या था? F इक्वल ma. मतलब उसमें ये था कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या था कि जो उसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m के. तो जब हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमारे पास क्या बनी थी? F इक्वल ma. अब फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3.1. Find the acceleration that is produced by a 20 Newton force in a mass of 8 kg. अब एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है जबकि फोर्स आपको क्या दी गई है? 20 न्यूटन और मास आपको क्या दिया गया है? 8 kg. आपने ये वैल्यूज लगा देनी है F इक्वल ma में. पहले आप सारा जो गिवन डाटा है वो आप लिख लेंगे. m इक्वल 8 kg, F इक्वल 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है. फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल ma. आप F और m की वैल्यू लगा दें. 20 न्यूटन और 8 kg मल्टीप्लाई a. अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 8 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे. सो 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 8 kg इक्वल a. तो आपने जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये देखिए. अब यहाँ पे आपने न्यूटन आपको पता है किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यहाँ पर आपके पास किलोग्राम ओवर किलोग्राम. किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. नाउ एग्जांपल नंबर 3.2. A force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter per second square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक फोर्स है वो बॉडी पे एक्ट कर रही है और उसका मास क्या है? 5 kg और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं क्या एक्सेलरेशन होगा? सेम फोर्स, यही वाली फोर्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास उसका मास क्या हो? 8 kg. अब आपके पास फोर्स सेम है लेकिन डिफरेंट मैसेज है और हम आपके पास डिफरेंट एक्सेलरेशन है. अब हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वही हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. पहले तो गिवन डाटा लिख लेंगे. m1 हमारे पास अब टू डाटा गिवन है ना, फोर्स सेम है तो f हमारे पास सेम रहेगा लेकिन m1 क्या हो जाएगा? 5 kg और m2 हमारे पास क्या है? 8 kg. a1 हमें गिवन है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a2 जो है वो हमने फाइंड करना है. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ही, क्योंकि हम एक्सेलरेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ से ही फाइंड कर सकते हैं. F इक्वल m1 a1, F इक्वल m2 a2. क्योंकि फोर्स सेम है. आप यहाँ पे देखें, अब फोर्स एक्टिंग द सेम फोर्स, तो मैंने कहा कि दोनों पे फोर्स ही सेम लगेगी लेकिन वो किसके इक्वल होंगे? m1 a1 m2 a2. अब आपको पता है कि अगर एक साइड इक्वल है दोनों की तो हम उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m1 a1 इक्वल m2 a2. अब मैं इनकी वैल्यूज लगा दूंगी. जब मैं सबकी वैल्यू लगा दूंगी तो मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी. 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और 8 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल a2. तो मेरे पास a2 क्या आ जाएगा? 6.25. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. Hence the acceleration produces is 6.25 meter per second square. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है. Now students open page number 62. Example number 3.3. A cyclist of mass 40 kg exert a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square.
हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक साइक्लिस्ट है, उसका मैस कितना है, और मैस 40 केजी, वो 40 केजी जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 200 न्यूटन की, कि वो अपनी बाइसाइकिल को मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ, 3 मीटर पर सेकेंड के। अब आपने फाइंड करना है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अंदर होगी बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। रोड और टायर्स में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन आपको पता है वो। अब सबसे पहले तो हम सारा डाटा लिख लेंगे। मैस हमारे पास क्या है 40 केजी, फोर्स ए हमारे पास पहले लिखते थे वो क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स। अब ये हमारे पास एक्सर्ट फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 200 न्यूटन, मैंने इसको एफ नॉट का नाम दे दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे नेट फोर्स नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नेट फोर्स फाइंड करूंगी, फिर नेट फोर्स से मैं क्या करूंगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करूंगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं मुझे पता। अब नेट फोर्स आपको पता है किसके इक्वल होती है, नेट फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमारे पास नेट फोर्स आती है, तो F इक्वल एम ए। आप वैल्यूज निकाल देंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई 120, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के इक्वल है, तो मैं वहां पे n आ जाएगा। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि अप्लाइड फोर्स में से अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेट फोर्स। अब नेट फोर्स आपको पता है वो आपके पास 120 है, और अप्लाइड फोर्स आपको पता है वो 200 है, जो हमने एफ नोट का नाम दिया था। मैं वैल्यूज लगा देती हूँ और माइनस किससे कर देती हूँ, एफ से। अगर ये यहाँ जाके माइनस हो रहा है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एफ इक्वल 200 माइनस 120, मैं एफ को उधर ले आई हूँ और 120 को इधर ले आऊंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल 80 न्यूटन। सो इट्स मीन हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी 80 न्यूटन। Thus the force of friction between the tires and road is 80 Newton. Now student, the next topic is mass and weight. अब मैं आपको बताऊंगी कि mass and weight में difference क्या होता है। Mass. We can define mass of a body is the quantity of a matter possessed by body. अब हमारे पास क्या होता है कि mass of body हमारे पास ये होता है कि quantity of matter जो possessed by a body, जो बॉडी जो पोजेस्ट करती है, जो उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, ठीक है, जो उसको पोजेस्ट करेगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा मैस, कि वो उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो हमारे पास वो क्या आएगा, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम। अब यूनिट मैस का क्या है किलोग्राम। अब नेक्स्ट आपके पास वेट क्या होता है, वेट आपके पास है इट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है कि उस फोर्स में, उस बॉडी में कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसको मेजर जो करते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है वेट। लेकिन जो मैस है वो आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी के जो मैटर, जितना मैटर जो है वो पोजेस कर रहा है, वो आपके पास मैस आ जाएगा। लेकिन वेट हमारे पास क्या होगा कि वो मेजर करेगा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है बॉडी पे। द फॉर्मूला फॉर वेट इज गिवन बाय W इक्वल mg। अब m हमारे पास क्या है, यहाँ पे m हमारे पास जो है वो मैस है, और g क्या है हमारे पास ग्रेविटी। मतलब कि W जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, कि मैस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ग्रेविटी के साथ तो वो मेरे पास वेट आ जाएगा। लेकिन मैस जो है वो हमारे पास कि एक बॉडी कितना पोजेस्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैस और वेट में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। मैस, पहले हम मैस को देखते हैं। मैस कैन नेवर बी जीरो, मैस जो है वो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि उसके हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड देखिए, आपने किसी भी चीज का जो मैटर है वो देखना है कि वो कितने, उसका जो है वो मैस है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, तो उसके लिए जस्ट आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, कोई डायरेक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। मैस इज अ कॉमनली मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स।
मैथ जो है वो कॉमनली हम किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में। मैथ डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, मैथ जो है वो कभी भी लोकेशन की वजह से चेंज नहीं होगा। अगर किसी चीज का, किसी बॉडी का मैथ जो है अगर वो 4 kg है तो आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी लोकेशन में चले जाएं, उसका वेट जो है वो उसका जो मैथ है वो 4 kg ही रहेगा। द mass may be measured using an ordinary balance, जो mass है वो हम measure कर सकते हैं ordinary balance, किसी भी balance के, ordinary balance के थ्रू। अब weight हमारे पास क्या है, weight can be zero as in a space if no gravity acts upon an object its weight becomes zero। अब आपके पास gravity में देखें, स्पेस में, स्पेस में जब आप होते हैं वहां पर हमारे पास क्या होता है कि वो जो बॉडीज होती हैं वो एक जगह पर खड़ी नहीं होती, वो हमारे पास क्या हवा में उड़ रही होती है। क्यों उड़ रही होती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी को अट्रैक्ट करती है और इस वजह से ही जो बॉडी है वो अर्थ पर खड़ी होती है। हम लोग अर्थ पर क्यों खड़े होते हैं, जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी ग्रेविटी ना हो तो हम भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो के, मतलब एक हवा में उड़ रहे हो, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो है वो हम अर्थ पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन वही ये चीज कह रहे हैं कि वेट अगर हमारे पास जो है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे पास वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। उस बॉडी का मास तो होगा क्योंकि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उस बॉडी का वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इज डायरेक्टेड towards the center of the earth or the other or the gravity well। अब वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी है, और क्या होता है, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। और वो डायरेक्ट कर रही होती है किसकी तरफ, डायरेक्टेड होती है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। कि मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग अगर ग्रेविटी हमारे पास ना हो तो हम लोग अर्थ पर जो है वो खड़े नहीं हो सकते। वो में डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ हमारे उसकी जो है वो डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए उसके हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन होने की वजह से वेट हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेट इज कॉमनली मेजर्ड इन न्यूटन्स, वेट जो है वो कॉमनली किस में हम मेजर करते हैं, न्यूटन्स में। क्यों न्यूटन में मेजर करेंगे, क्योंकि इसमें फोर्स यूज हो रही है, तो वो हम लोग किस में चीज मेजर कर लेंगे, न्यूटन में। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, वही चीज आगे के वेट जो है वो वेरी करेगी, डिफरेंट चेंज करेगी लोकेशन के अकॉर्डिंग। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अर्थ में जो एक वेट होगा, अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द किसके, मून के। मून में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम होती है, लेकिन अर्थ में जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होती है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी तो इट्स मीन वहां पर हमारे पास एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है, ठीक है, और अगर मैं उसको, वही पर्सन जो है वो मून में जाएगा तो उसका वेट जो है वो हमारे पास कम होगा क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। उनका मैस सेम होगा, मैस चेंज नहीं करेगा, लेकिन उनका जो वेट है वो कम होगा क्योंकि जो वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। तो इस वजह से उनका वेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सेम पर्सन का वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसका अकॉर्डिंग टू लोकेशन। वेट इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, वेट को हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा हुआ है, वो जो लिफ्ट वाला होता है कि आप जो फोर्स, जो वेट है वो आप डाउनवर्ड पे करते हैं तो आपका वो वेट वहां पे मेजर हो जाता है। वो आपकी बुक पे पेज भी फिगर बनी हुई है 3.7 पेज नंबर 62 पे, तो वो स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि हर एक्शन का, आप कोई भी काम करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन क्या होगा, इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वो उसका एक्शन जो है इक्वल होगा लेकिन वो क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन देगा। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, वो एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा।
अब वो क्या होगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है आपकी बुक पे पेज नंबर 63, अगर आप ओपन करती हैं तो वहां पे आपके बुक पे एक एग्जाम्पल है। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन अ टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द एक्शन, द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन अ बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि एक बुक है आपकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, उस बुक का जो वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड में आएगा। क्यों डाउनवर्ड में आएगा, पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है उसको डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो वेट होगा हमारे पास उस बुक का वो किसकी तरफ है, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास एक्शन है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन अ बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कि वो जो बुक है वो हमारे पास किधर है, अपवर्ड पड़ी हुई, या बुक को ओपन करेंगे या जो भी करते हैं, या बुक जो आपकी पड़ी है वो आपके टेबल के ऊपर पड़ी है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए आपकी बुक का एक्शन क्या होगा, अपवर्ड, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक ओपन करते हैं पेज नंबर 63 पे, आपके पास एग्जांपल है, एक बुक पे आपने और एग्जांपल दी हुई है बैलून की। रिएक्शन ऑफ द एयर पुश्ड, जो बैलून है आपके पास, टेक एन एयर फिल्ड बैलून, जो आपकी फिगर 3.9 में शो हुआ है, जो जिसे आप इसे हवा वाला बैलून भी कहते हैं, वो वाला गैस बैलून जो होता है हमारे पास। व्हेन द बैलून इज सेट फ्री, जैसे ही आप देखें, आप जब बैलून में हवा भरते हैं और आप ऐसे ही बैलून को जो है वो फ्री छोड़ते हैं, आप बैलून को छोड़ देते हैं, द एयर इनसाइड इट रशेस आउट एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड। तो वो जो उसके अंदर एयर होती है बैलून के अंदर, वो क्या होती है, वो बाहर की तरफ निकलती है, और वो क्या करते हैं, बैलून क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब इसमें एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, इस एग्जांपल में हमारे पास जो एक्शन है वो क्या है, कि जो एयर है वो उसमें से बाहर निकली है, जो हमने जैसे ही बैलून को फ्री किया तो जो एयर बाहर निकलेगी वो हमारे पास क्या है, एक्शन। और उसका रिएक्शन क्या होगा, कि हमारे पास वो जो बैलून है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो जब एयर बाहर निकली है तो बैलून ने क्या किया, आगे की तरफ मूव की है, हवा जो है वो दूसरी साइड से निकल रही है पीछे की तरफ, लेकिन बैलून जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वो यही चीज है कि जो वो इक्वल होंगे लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ उसका रिएक्शन होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपकी बुक पे दी गई हुई है 3.10 पे, 3.10 में रॉकेट की। वो क्या है कि जैसे ही रॉकेट है वो मूव करता है, उसमें क्या होता है कि व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स, जैसे कि उसका फ्यूल जो है वो बर्न होता है, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद अ वेरी हाई स्पीड, उसकी जो टेल है उसमें से बहुत ज्यादा जो हॉट गैसेस हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा स्पीड से। तो वो ये आपके पास क्या होता है, ये उसका एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि वो जो रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ऑपोजिट मूव करता है, क्योंकि देखें जो गैसेस हैं वो पीछे की तरफ निकल रही हैं, लेकिन जो हमारे पास रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये उसका रिएक्शन हो जाएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट आपके पास क्विक क्विज है, आप लोगों ने ये खुद करने की ट्राई करनी है, ये कुछ क्वेश्चंस है इन्हीं से रिलेटेड है, ये आपने करना है। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क, लर्न द डेफिनेशंस, mass एंड वेट, और फिर आपको इसका जो डिफरेंस मैंने आपको वहां पे लिखवाया हुआ है, ये भी आपने डिफरेंस जो है वेट एंड मैथ का जो है ये आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू लर्न द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन with examples. Okay students, this is the end of our lesson. Thank you. Allah Hafiz.